केंद्रीय प्रचार कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर सुबह से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जब अपनी रोहनिया की रैली करके लंका चौक पर वहां से होते हुए जब यहां पर पहुंचेंगे तो लोग उनको एक नजर देखना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरें कुछ बहुत दिलचस्प हैं, आप भी देखिए। ये तस्वीरें जो हैं, यहां पर काफिला गुजरता है और अचानक सिर्फ काफिला है, क्योंकि सच है करते हैं कि पूर्वांचल को इस अंधेरे से, इस अंधकार से मुक्त करेंगे। दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अंधेरे के साथ गर्मी बढ़ती है कि पंखा नहीं चल पा रहा है, तो दिल्ली में वहां पर जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वहां पर आंधी है, बूंदाबांदी है और वहां पर लोगों को कम से कम थोड़ी सी राहत है। यानी केंद्र में थोड़ा सा तापमान कम हो रहा है। और ये सीट देखिए जिसे हम काशी का कुरुक्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर किस तरीके से मुकाबला गरमा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं और जो बनारस के लोग हैं उनसे हम जो बत्ती जाने की समस्या है वो कैसी समस्या है भाई, कि आप कैसे निजात पा पाएंगे? हालांकि देखिए, पहली चीज तो मैं आपसे बता दूंगा नरेंद्र मोदी की वजह से। नहीं, पहले बत्ती का बताइए। देखिए नहीं, बिजली की प्रॉब्लम तो पिछले 20 सालों से है और हम लोग एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं। बड़ी मुश्किल से इसका सामना करते हुए बिजनेस में आगे बढ़ा, लेकिन एक बड़ी उम्मीद जो है हम लोगों के सामने जागी है। और अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे पिताजी और मैं, मतलब दोनों पीढ़ी को ये कैंडिडेट जो मिस्टर नरेंद्र मोदी है ये अटैक कर रहे हैं। इनका अच्छा, ये दोनों पीढ़ियों को अटैक कर रहे हैं। चलिए, आप भी बाहर से आए हैं यहाँ पर, लेकिन बनारस का हाल तो चूंकि मैं बनारस के ही रहने वाला हूँ, लेकिन 10 साल से मैं बैंगलोर में रह रहा हूँ, तो जो डिफरेंस यहाँ और आप बाकी शहरों में देखते हैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। और प्रॉब्लम यहाँ की है कि जो यहाँ की प्रदेश सरकार है उसके अंदर कहीं भी एक भावना नहीं है कि वो चेंज करना चाहे। और हमें यही उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो बनारस का जो टूरिज्म कैपिटल की जो बात कह रहे हैं और बाकी जो चीज़ें जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बढ़ेंगी। और उम्मीद यही है कि बनारस एक काफ़ी सुधरा हुआ और काफ़ी प्रोग्रेसिव शहर हो सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दरअसल जो दूसरा पाला है यानी गुजरात, जहां पर लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम यहां की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सांसद नहीं है, उन्हीं का सांसद है। जो विधानसभा है उसमें भी उनका दबदबा है अच्छा खासा। लेकिन अगर हम इस नजरिए से देखें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीद है या नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ी उम्मीद है, तो आपको बातों में वो चीजें सुनाई देती हैं। लेकिन गुजरात में कितनी बत्ती जाती है? आप गुजरात से आए हैं नरेंद्र मोदी के समय। भूल जाते हैं कि कब हमारी लाइट गई थी। हमारे यहाँ पे 24 आवर लाइट रहती है और सड़कें भी यहाँ से अच्छी है। यहाँ पे तो कोई भी 50 किलोमीटर जाने के लिए भी 3 घंटे लगते हैं। और ये शहर भी काशी बोलते हैं, लेकिन इतना गंदा है। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पूरा काशी का विकास होगा। अच्छा, ये बात बड़ी दिलचस्प है। दरअसल काशी का मतलब होता है जो रोशन हो, बहुत सारे दीपों से प्रज्वलित यहाँ पर। और यहाँ का अंधेरा देखिए और उन चीजों को देखकर सोचिए कि क्यों हम कहते हैं कि रोशन रहे काशी। यहाँ की संस्कृति, संस्कार, सब कुछ, कला रोशन रहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं जहां पर रंग आपको बिखरे नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी के इंतजार में, नरेंद्र मोदी के स्वागत में, नरेंद्र मोदी के सत्कार में लोग किस किस रंग में नहीं निकले थे। कोई नरेंद्र मोदी की वेशभूषा में निकला था। हालांकि कुछ हैं जिनका चेहरा मोहरा हूबहू नरेंद्र मोदी से मिलता है, वो उनके लिए प्रचार भी करने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चेहरा मोहरा मिले और इसीलिए आपको पहनावा वही नजर आएगा। कहीं पर आपको यहाँ की चिलचिलाती धूप के बावजूद बॉडी पेंट लगाए जिस पर नरेंद्र मोदी की छवि उभरी रहे, उनका नाम लिखा रहे, वो लोग नजर आ जाएंगे। और ऐसे रंग न जाने कितने बिखरे हुए थे। हालांकि शुरुआत यहीं से होती थी, बीजेपी के कार्यालय पर वो आते थे और उसके बाद यहां से निकल कर जाते थे नारेबाजी करते हुए नरेंद्र मोदी के लिए अलग अलग इलाकों में। हम आपको शाम की भी तस्वीरें दिखाते हैं जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी। सुबह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, दोपहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल आज के जो दिन था वो ऐसा लग रहा था कि कम से कम कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने नरेंद्र मोदी के नाम कर दिया है। आज का पूरा दिन हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम रहा, क्योंकि सुबह की शुरुआत कुछ निराशा से हुई थी, लेकिन शाम आते आते वो उत्साह और बढ़ता गया। थकान के बावजूद, गर्मी के बावजूद। अभी आपको बता दें यहाँ पर उमस बहुत ज्यादा हो रही है, हवा में एक भारीपन है। उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर बरसात हो जाए, थोड़ा सा तापमान यहाँ का भी गिरे, पारा यहाँ का भी गिरे। लेकिन काफिले की तस्वीरें भी देखिए जहाँ पर जुगनू से टिमटिमाती हुई आपको जो
लाइटें हैं गाड़ियों की वो नजर आएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जुगनू जब सांस लेता है तो कभी रोशन होता है, कभी अंधकार होता है। यहाँ जो अंधकार है वो सड़क किनारे आपको दिखेगा, काफिले में आपको रोशनी दिखेगी, और इसी तरीके से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि कार्यालय में आने में उन्हें आखिर वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि हर तरफ से लोग घेरे हुए हैं और नरेंद्र मोदी का काफिला जस का तस वहीं का वहीं रुक रुक कर आगे बढ़ रहा है। बहुत देर हो गई है आप लोगों को इंतजार करते हुए। अब जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं वहां पर वो यही कि लोग सामने भी आ जा रहे हैं, गाड़ी रुक जा रही है, रफ्तार रुक जा रही है। कब तक इंतजार करने को तैयार है सब? जब तक हमारे मोदी जो है, जब तक हमसे उनका दर्शन नहीं हो तब तक हम लोग इंतजार करने के लिए तैयार हैं। जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक दर्शन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिन की शुरुआत कैसे हुई थी, हम आपको लंका चौक के उस इलाके की तस्वीरें दिखाएंगे, हम वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लंका, आप सोचेंगे कि आखिर वाराणसी में लंका कैसे हो सकती है, तो यहाँ किष्किंधा भी है, यहाँ मिथिला भी है, यहाँ लंका भी है, यहाँ रामायण से जुड़े न जाने कितने इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर रामायण के रचयिता थे। दरअसल लंका वो इलाका है जहाँ पर जो महाज्ञानी रावण कहते हैं जब गिरा था तो उसका सिर वहां पर गिरा था, और इसीलिए बीएचयू की स्थापना वहां पर हुई थी। आज देखिए राजनीति की कैसी स्थापना वहां हुई है इस रिपोर्ट में। आप इसे काशी के कुरुक्षेत्र का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा कह सकते हैं। वाराणसी प्रशासन ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को रैली की इजाजत नहीं दी तो उनके तमाम सिपहसालारों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीएचयू गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। नाम दिया सत्याग्रह। लोगों में और कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है जिस तरह से प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ हैं। 8 घंटे की नोटिस से 50,000 से ज्यादा लोगों का हुजूम आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यूं तो सुबह से ही वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा होने लगी थी। सारे रास्ते बीएचयू गेट के बाहर जा रहे थे। प्रशासन ने भी तैयारी कर रखी थी, आरएएफ की तैनाती कर दी गई थी। धीरे धीरे बड़े नेता भी पहुंचने लगे। फिर देखते देखते लंका इलाके में बीएचयू गेट के बाहर वाराणसी थम गई। लंका चौक पर लोग अपना समर्थन जताने के लिए आए हैं और मोदी को समर्थन जता रहे हैं। बालाजी जो हर हर महादेव की वेशभूषा में आए हैं, बड़ी गर्मी हो रही है, आप यहाँ पे प्रदर्शन जहाँ हो रहा है यहाँ क्यों आए हैं? मोदी के समर्थन में आए हैं। बीजेपी ने ताल ठोक कर कहा सत्याग्रह तो है लेकिन सियासी फायदे के लिए है। करीब 2 घंटे तक लंका गेट के बाहर बीजेपी का कथित सत्याग्रह जारी रहा। नेता डटे रहे, कार्यकर्ता जमे रहे। 12 बजे से जो धरना शुरू हुआ था उसे दोपहर के करीब 2 बजे खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। मोदी पूरे प्रचार में इक्का दुक्का मौके पर वाराणसी आए, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही रही कि जितनी बार भी मोदी आए उसका उतना ही फायदा पार्टी वाराणसी में उठाए। तभी तो प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नेता चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे तो साफ हो गया कि पार्टी इसे भी भुनाने की ही कोशिश कर रही है, खासकर मतदान के 3-4 दिनों पहले। दरअसल शाम में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार वाराणसी पहुंचने वाले थे। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता धरने पर कैसे बैठे रह सकते थे? बहरहाल 2 घंटे के धरना प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े किए। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी को काशी के कुरुक्षेत्र में डर लग रहा है? श्वेता सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, वाराणसी, आज तक। बनारस की साड़ी, बनारस का पान, बनारस के घाट, बनारस की गलियां, बनारस की ठंडई, बनारस की जिंदगी, बनारस की मृत्यु, बनारस में मोक्ष और अब बनारस की राजनीति। देखिए कितनी सारी चीजें हैं, उसमें अब राजनीति आकर खड़ी है और आप फैसला कीजिए कि क्या बनारस की जो प्रसिद्धि है, जो समृद्धि है संस्कृति की, उसमें ये जुड़ पाएगी या नहीं। अभी तो एक काफिला है जो जुड़ा हुआ है, लोग उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। एक पतली सी रोशनी की लकीर सी आगे बढ़ती दिख रही है। रफ्तार का अंदाजा आप खुद लगाइए, क्योंकि इंतजार तो हमें यहाँ पर है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर कितनी देर में पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी का काफिला बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है सड़कों पर, वो आप खुद इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दरअसल बहुत सारी ऐसी इजाजत की बात थी जो नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा, और उस वजह से नरेंद्र मोदी नाराज हुए, आहत हुए, उनके कार्यकर्ता आहत हुए, गुस्से से भरे। कल रात से लेकर आज सुबह तक यही तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी देखिए गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए हैं,
और वहां से वो विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं, लोगों की तरफ हाथ हिला रहे हैं और इतना भर देखकर लोगों को संतोष करना पड़ रहा है क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर नहीं निकल सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं और उस तरीके से इस प्रचार को अंजाम नहीं दे सकते हैं। लोग यहाँ पर भी इंतजार कर रहे हैं और बहुत लंबा इंतजार कर रहे हैं। जैसा हम बोल रहे हैं कि सवेरा हुआ था यहाँ पर और अब देखिए रात हो चुकी है, लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ पर अभी पहुंचे नहीं है। लेकिन दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ पर आए जरूर हैं उनसे मिलने के लिए, उनको एक नजर देखने के लिए। और आप भी ऐसे ही एक जी हरियाणा करनाल से आया हूँ मैं मोदी जी को देखने और मोदी जी की सपोर्ट करने। पसीने पसीने हो चुके हैं, आप चेहरों की स्थिति यहाँ पर देख लीजिए। मेरे भी चेहरे पर आपको पसीना दिख रहा होगा और सबके चेहरों पर यहाँ पर पसीना दिख रहा होगा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के चेहरों पर कैसा पसीना था वो इस रिपोर्ट में देखिए। क्या थे सुरक्षा के इंतजाम। सीधे वाराणसी से हमारी ये खास पेशकश आप देख रहे हैं। दरअसल जो इंतजार था यहाँ पर उस काफिले की रफ्तार के साथ थोड़ा थोड़ा अब और इंतजार की उम्मीद में लोग आ गए हैं। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले जल्दी से पूछ लेते हैं, कोई पता चल पा रहा है कहाँ तक पहुंचे अभी तक जो काफिला है उनका, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, कम से कम गौदलिया चौराहे पे कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों की भीड़ है। वहाँ से काफिला धीरे धीरे रेंगता हुआ कितने बजे तक लग रहा है? ये लगता है कम से कम 9 बजे से पहले मैम यहाँ तक पहुँचने की 9 बज सकते हैं। लेकिन चलिए इस बीच हम आपको रोहनिया की रैली की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचे थे वाराणसी में। वो चाहते थे कि रैली उनकी हो, लेकिन यहाँ पर इजाजत मिली तो देर से मिली, नहीं कर पाए। रोहनिया की रैली में एक बहुत खास मेहमान आया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका उनकी रही थी। कर्नल निजामुद्दीन वहां पर पहुंचे थे। 100 साल से अधिक उम्र उनकी हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने झुककर उनके पांव छुए और उनसे बातचीत की है, यानी कि कर्नल निजामुद्दीन से बातचीत की है हमारे संवाददाता सुजीत झा ने। थोड़ा पीछे आप लोग उत्साह में आगे आते जाते हैं। निजामुद्दीन जो कि सुभाष चंद्र बोस के सहयोगी रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी के मंच पर मौजूद थे, सभा में मौजूद थे वाराणसी में। बाबा क्या बात हुई आपकी, मोदी जी ने क्या कहा आपको? मैं कुछ नहीं कहा, वही जो बोले मैं तो उसके पास गया नहीं, ऐसे बैठा रहा। हाँ, आप कैसे आए यहाँ पे? वो मैं सुना कि मोदी साहब आए हैं, मैं कहा चलो देखा, लड़का से बोला कि चलो। बाबू आप यहाँ मोदी जी कैसे लगते हैं? कैसे? बहुत ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन कई जो लोग हैं वो बोलते हैं कि वो दंगा के लिए दोषी मानते हैं। अरे आदमी किसी के आप ही सोचिए, किसी के आदमी है। क्या बात है यादव जी, किसी बात बोलते हैं, मतलब सार्वजनिकता बहुत अच्छी लगी। देखिए कितनी अच्छी पाँव छुए बाबू, थोड़ा आप साइड में आपके पैर छुए। हाँ, बहुत देखो भगवान जैसा उसको कामयाबी कर रहा, आपसे दुआ देगा। आपको मिल के खुशी हुई? हाँ, आपको बहुत खुशी हुई। 114 ये थे कर्नल निजामुद्दीन जो कि नरेंद्र मोदी से मिलकर बेहद उत्साहित हैं। 103 साल इनकी उम्र है, लेकिन जोश और जज्बा वही है। 50 किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पर आए थे वो नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने, और नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मान भी दिया। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, वाराणसी, आज तक। तो हम आपको बताते हैं कि कर्नल निजामुद्दीन दरअसल हैं कौन। आज की पीढ़ियों को ये जानना जरूरी है कि स्वतंत्रता के लिए किस तरह की लड़ाई लड़ी गई थी। 107 साल के हो चुके हैं कर्नल निजामुद्दीन। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान है। आजमगढ़ के हैं। नरेंद्र मोदी ने आज जब उनके पांव छुए तो मंच पर मौजूद जो लोग थे, जो मंच के नीचे लोग थे, उन सब की भावनाएं देखती बनती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर पांव छूते हैं एक स्वतंत्रता सेनानी के अपने मंच पर जाकर, क्या कहता है उनकी शख्सियत? तो शख्स की नम्रता दिखाता है, हाउ हम्बल ही इज। उनकी जब दिखाता है कि कितना मतलब महान इंसान है वो, कि एक इतने बुजुर्ग इंसान का भी उन्होंने इस वे में रिस्पेक्ट किया। उनको महान एकदम तो वो दिए थे। हाँ। तो दरअसल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मंच पर अगर ऐसे पांव छुए हैं उन्होंने। जी बताइए। हाँ, मैं वहीं पे था जब मंच पे उन्होंने उसका वो किया ना, मेरा गला भराया कि कितने महान आदमी है और कितना बढ़िया काम किया। रियली में मेरा गला भराया।
और इसके लिए वो हमेशा ये ना बड़ों के माँ बाप के पैर छू के बुजुर्गों का स्वतंत्र सेनानियों का जो मान सम्मान कर रहे हैं हिंदुस्तान में, ये देखने की बात है श्वेता जी। और सिर्फ आशीर्वादी है या जो यहाँ चलिए आशीर्वाद की जरूरत भी है, आशीर्वाद की जरूरत भी है इस मंच पर, इस मौके पर। हम आपको ये भी बता दें कि कर्नल निजामुद्दीन जो हैं वो दरअसल एक बहुत ही सटीक निशानेबाज भी हैं, उनके निशाने बेहद सटीक होते हैं और जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस के साथ वो जुड़े रहे थे, वो उनके ड्राइवर भी रहे थे। 1945 में जन्मे थे। मैं आपको 45 की जंग में उन्होंने एक ब्रिटिश जहाज को मार गिराया था। दरअसल मुझे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से भी जानकारी मिल रही है, मेरे प्रोड्यूसर विमल मुझे लगातार ये जानकारी दे रहे हैं और मैं आपके सामने रख रही हूँ। चंद चीजें इनके बारे में हम सबको मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से ये कि 45 की जंग की जो बात हो रही है वहां पर उन्होंने मार गिराया था एक ब्रिटिश विमान को। इसके अलावा जो चीजें जानी जाती है उनके बारे में, सुभाष चंद्र बोस से उनका जुड़ाव, उसके साथ ही उनकी निशानेबाजी और उसके साथ उनका सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवर होना। स्वतंत्रता सेनानी न सिर्फ नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो सैनिक हैं उनके सम्मान में आगे आते हैं, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी का इस तरीके से सम्मान किया। खैर, काफिला आगे बढ़ रहा है। इस बीच 6 बजे का जो वक्त मुकर्रर था वो पहुंचा 7 पर, 7 से 8 पर, और अब ऐसा लग रहा है कि 9 बज जाएंगे। अच्छा, 9 सुन के भी 9 सुन के वो नहीं, हौसला नहीं टिक रहा है। हौसला बहुत ही बुलंद है। 9 क्या 10 हो जाएगा। एक महिला भी आपके पीछे है, वो बोले आइए 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 आइए। हाँ, अच्छे दिन आने वाले, मोदी जी आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं, मोदी जी कितनी देर में आने वाले? मोदी जी 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे, अभी आ रहे हैं रास्ते। आप थी वहाँ पर? अच्छा, जबरदस्त भीड़ है। कहाँ से दिखी आप? क्या वजह जो इतनी देर? जंगमबाड़ी की तरफ, सोनारपुरा जंगमबाड़ी की तरफ से वहाँ पे इस बीच आपको बता दें कि अरुण जेटली यहाँ पर पहुँच गए हैं। अरुण जेटली अमित शाह के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे थे, सत्याग्रह का नाम जिसे दिया जा रहा है। अरुण जेटली, ये दरअसल भीड़ इतनी ज्यादा है कि समझ पाना मुश्किल है कि कहां से प्रवेश कर रहे हैं अरुण जेटली, लेकिन उन्हें भी मोदी के जयकारों के साथ ही उनका भी स्वागत किया जा रहा है। अरुण जेटली यहाँ पर, उनके साथ अमित शाह और उसके आगे अरुण जेटली पहुंच रहे हैं। दरअसल उनके यहाँ आने से संकेत मिलने लगते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे, इसीलिए लोग अचानक उत्साहित हो जाते हैं, वरना किसी नेता का ऐसा इंतजार नहीं जैसा नरेंद्र मोदी का हो रहा है। हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे इसी सिलसिले में कि नरेंद्र मोदी के लिए कितना इंतजार है, उतने में अरुण जेटली यहाँ पर दाखिल हो गए। अब नेताओं से भी मिलकर थोड़ा सा सुकून मिल जा रहा है कि चलिए कोई संदेशा तो आया। हाँ जी, बिल्कुल सुकून मिल रहा है और खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है मैडम। और इंतजार का पल हमेशा मीठा होता है। हम लोग कितना हो इंतजार के लिए मोदी जी के लिए तैयार हैं, या 1 घंटे में आए, आधा घंटा या 5 घंटा। दर्शकों का उत्साह और समर्थकों का उत्साह कभी कम नहीं होगा। थोड़ा सा गुस्सा, हम दिन रात जग के देश की सेवा करना चाहते हैं। मोदी एक देशभक्त आदमी है, उनको देश के लिए आगे जगना तो 12 के बाद भी होगा, 16 के बाद भी होगा अगर जीत। तो जश्न है मनेगा। 16 के रिजल्ट के बाद फिर देश बदलने वाला है बहुत अंधेरा, अब तो सूरज निकलने वाला है। 16 के बाद तो पूरा देश जश्न मनाएगा और नरेंद्र भाई पीएम बनेगा, सब सारा हिंदुस्तान जश्न मनाएगा। इसीलिए ये इंतजार छोटा लगता है। मैंने इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे, जो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, एक वो जुनून देखा था, और उसके बाद यदि कोई जुनून है तो आज इस 2014 का चुनाव में वो जुनून है। अच्छा, हम आपको ये भी बता दें, अपने दर्शकों को जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, वो नरेंद्र मोदी के काफिले की हैं। वो आगे बढ़ रहा है काफिला, चूंकि अंदर की लाइट जली हुई है, आप नरेंद्र मोदी को हल्का सा देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, अपनी तरफ से विजय का निशान दिखा रहे हैं, और लोग वहां पर इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं। हालांकि एक महिला आई थी जो हमें बता रही थी कि वो साथ साथ चल कर आ रही थी, फिर वो आगे आ गई, लेकिन उनका भी आकलन यही है कि 1 घंटे से कम वक्त तो नहीं लगने वाला है नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने में। दरअसल प्रचार के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ पर वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और इसीलिए पूरे देश में प्रचार उन्हें करना पड़ रहा है। क्या बनारस को इस बात को लेकर थोड़ा सा ऐतराज है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर कम वक्त बिता रहे हैं प्रचार में?
जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल ऐसी कोई नाराजगी बनारस वालों की नहीं है। देश की जिम्मेदारी, जब एक व्यक्ति के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी टिकी हुई है, तो वो अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना पूरा समय बिताएंगे तो पूरे देश के बारे में कौन सोचेगा। पूरे देश के से जो 270 प्लस का हमारा सपना है, जो 270 प्लस का उनका लक्ष्य है, वो लक्ष्य कैसे पूरा। चलिए एक हम आपको बता दें कि सुरक्षा का हवाला दरअसल दिया गया था जब बेनियाबाग में उनको रैली नहीं करने की इजाजत दी जा रही थी, और बाद में जो अनुमति में देरी भी की गई उसकी भी वजह यही बताई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी शख्सियत ही ऐसी है कि सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उनके इर्द गिर्द। तो सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं वो एक नजर देख लीजिए। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला। वजह यह थी कि वाराणसी प्रशासन ने नरेंद्र मोदी को बेनियाबाग में रैली की इजाजत नहीं दी। वाराणसी प्रशासन ने सुरक्षा वजहों की दलील दी, लेकिन बीजेपी ने कहा कोई खुफिया सूचना नहीं। मोदी ने भी वाराणसी प्रशासन के फैसले पर सवाल खड़े किए। भैया यहाँ से काशी कितने किलोमीटर दूर है? 12 किलोमीटर। अगर मोदी की सिक्योरिटी का खतरा यहाँ नहीं है तो 12 किलोमीटर दूर खतरा है। गुजरात पुलिस के सूत्र भी यही बता रहे हैं कि वाराणसी में मोदी की रैली को लेकर कोई आईबी इनपुट नहीं था। ऐसे में वाराणसी प्रशासन के फैसले पर सवाल खड़े होना लाजमी है। गुजरात पुलिस के सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी की आज की वाराणसी की रैली को लेकर किसी भी तरह का आईबी इनपुट नहीं दिया गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर गुजरात पुलिस पहले से ही सतर्क है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जहां पर भी रैली के लिए जाते हैं उनसे पहले गुजरात पुलिस की टीम वहां की सुरक्षा का मुआयना जरूर करती है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई बेनियाबाग में मोदी को खतरा था? क्या वाकई सुरक्षा कारणों से मोदी की रैली को इजाजत नहीं दी गई? चुनाव आयोग का निर्देश बिल्कुल असंवैधानिक है। चुनाव आयोग का आदेश नैतिक दृष्टि से भी गलत है। बेनियाबाग मैदान में इस चुनाव में अखिलेश यादव की रैली हुई, केजरीवाल की रैली हुई, उनमें सुरक्षा कारण नहीं थे। जम्मू कश्मीर में, सोपोर में, अनंतनाग में, श्रीनगर में, बारामूला में कैंपेन हो सकता है, रैली हो सकती है, माओवादी क्षेत्रों में रैली हो सकती है, लेकिन बनारस उससे भी ज्यादा खराब हो गया कि बनारस में रैली नहीं हो सकती। बहरहाल यहाँ जान लेना जरूरी है कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार की सुरक्षा कैसे होती है। आइए एक नजर डालते हैं चुनावी दौरे पर नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के तामझाम पर। जहां भी जाना होता है नरेंद्र मोदी को, वहां अपने खास हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। हेलीकॉप्टर से निकलकर वो आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी के पास बढ़ते हैं। गाड़ी के पास ही उनकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। मेल मुलाकात के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर मोदी का काफिला रैली स्थल की ओर निकल पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं और किसकी होती हैं। मोदी के काफिले में सबसे आगे होती है पायलट गाड़ी, इसके पीछे एनएसजी की गाड़ी, एनएसजी की गाड़ी के पीछे बुलेट प्रूफ जैमर, जैमर के ठीक पीछे होती है मोदी की गाड़ी, मोदी की गाड़ी के पीछे एनएसजी की गाड़ी और उसके पीछे गुजरात पुलिस की गाड़ी, गुजरात पुलिस की गाड़ी के पीछे स्थानीय पुलिस की गाड़ी और फिर एम्बुलेंस। मोदी के काफिले में सबसे आखिरी में खड़ी होती है फायर फाइटर की गाड़ी। गाड़ियों का काफिला मोदी को लेकर जब रैली स्थल पर पहुंचता है तो वहां भी उनकी सुरक्षा का खास इंतजाम किया जाता है। कुर्सियों की कतार और मोदी के मंच की दूरी 60 फीट होती है। दिलचस्प ये है कि कुर्सियों की अगली 2 कतार पर सादी वर्दी में सिर्फ कमांडोज को जगह दी जाती है। यूं तो नरेंद्र मोदी की सुरक्षा हमेशा से चाक चौबंद रही है, लेकिन पटना धमाके के बाद ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं। वाराणसी से अमिताभ सिन्हा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी की हल्की सी छवि दिख रही है आगे बढ़ते हुए, काफिला आगे बढ़ते हुए। सुरक्षा की बात हम कर रहे थे, अभी तक थोड़ी सी नाराजगी कम हो गई है, जो उन्हें परमिशन नहीं दिया गया था, इजाजत नहीं थी रैली करने की, नाराजगी कम हो रही है? कम हुई है, नाराजगी कम हुई है पहले से, और बनारस की जनता बहुत सम्मान करती है नरेंद्र मोदी जी का, और उसके साथ साथ बनारस की जनता के पास बहुत पेशेंस है। पेशेंस तो है, क्योंकि सवेरे से मीडिया का काम है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, सवेरे से यहाँ पर डटे हुए हैं। अभी भी करीब 1 घंटे का इंतजार और है।